ये मेरे नानी का है। मैंने पॉडकास्ट में हर जगह अपने नानी के बारे में जिक्र कर रखा है और सबको पता है मेरे नानी के बारे में, ऑडियंस जितनी भी है, कि मेरी नानी आसनसोल में रहती थी पहले। बोगड़ा चट्टी नाम है एक जगह है आसनसोल में, बोगड़ा चट्टी। मेरी नानी कोलियरी में गवर्नमेंट जॉब करती थी, जो कोयले का खदान होता है अच्छा, उसमें काम करती थी। अभी इस टाइम पर कुछ साल पहले से ही मतलब वो ऊषा ग्राम में रहती हैं, मतलब रहती थी, अब प्रयागराज में मेरे साथ रहती हैं 2021 से। हुआ क्या कि मैं अपनी नानी का किस्सा क्यों बता रहा हूँ, लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, जहाँ पे भी गया नानी के साथ अगर पॉडकास्ट में करता हूँ, कि भाई आपकी नानी आपके साथ क्यों रहती है, आपके कोई मामा नहीं है या मौसी नहीं है क्या? मामा मेरे इकलौते एक ही मामा है और बाकी मौसी हैं 3-4, बल्लभगढ़ में रहती हैं, लुधियाना में, प्रयागराज में तो मैं रहता हूँ, ऐसा। तो हुआ क्या कि मेरी नानी के साथ ऐसा मेरे मामा मामी ने किया था कि बेचारी मरते मरते बची थी वो, अच्छा। और ऐसा क्या कर खून दिया? की उल्टी उनको हुई, इतना हालत ख़राब हो गया था। उन्हीं के बेटे ने? उन्हीं के ही बेटे ने। और उनका फेस ना बिल्कुल आप ही के तरीके दिखता है, उनका नाम संतोष है। मेरे पास फ़ोटो नहीं, क्योंकि जब भी मैं आपकी वीडियो देखता था, जब आप हंसते ना, 2 कॉपी बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये मेरे मामा ही तो हैं। आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा इन पे। भाई आप ना वो फोटो दे देना, हम लगा देंगे। हाँ। नानी का फ़ोटो मैं दिखाऊंगा। नहीं, जिनकी शक्ल इनसे मिलती है पर वो लगा उनके बिना पूछे कैसे लगा दे फोटो? नहीं, दिक्कत हो जाए फिर मेरे मामा को भी, लेकिन अब एक माँ है, वो क्या ही कर सकते। मैं तो बोला कि पुलिस केस कर दो, कहती नहीं नहीं बेटा, उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी। हाँ, ऐसा है। अभी आप सुनोगे तो मुझे लगता है आप इमोशनल भी हो जाओगे, इतना खतरनाक कहानी है। बताओ भाई। अब जब ये सारी चीज़ें हुई ना कि मेरी नानी के साथ इतना हालत ख़राब हो गया, मैं किस तरीके लेके आया हूँ अपनी नानी को, वो आगे ही बताऊँगा आपको मैं। तो हुआ क्या कि अभी कई साल पहले की, जब मेरे मामा की जब शादी हुई, तो मेरी नानी ऊषा ग्राम में सेटल हुई रिटायरमेंट के बाद। उनके पास कई लाख रुपए का बॉन्ड था, रिटायरमेंट से अलग पैसा आता था, खुद गवर्नमेंट की तरफ से उनको खुद का मकान मिला था ऊषा ग्राम में, आसनसोल में जो है। शादी के जब मेरे मामा की शादी हुई, तो मेरे मामा इतना चाहते थे मेरी नानी को शादी के पहले ही, कि मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई भी इंसान या कोई भी औलाद अपनी माँ को उतना प्यार करेगा, इतना ज़्यादा। क्योंकि मोहल्ले वाले खुद बोलते थे कि तुम्हारा बेटा तुमको कितना चाहता है। शादी के बाद भी ठीक था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मेरे मामा का बिहेवियर चेंज होने लगा। मेरे मामा इलेक्ट्रीशियन है, ड्यूटी पे जाते थे वो। जब भी वो आए तो पूछे, हाँ माँ तुमने खाना खाया या तबीयत सही है, जैसा नॉर्मली पूछता है बेटा अपनी माँ से, वैसा ही वो पूछते थे। नानी को भी अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो इतने रूडली वो बिहेव करने लगे और गुस्सा होने लगे कि न आते घर पे कुछ ना पूछे ना कुछ, सीधा घर पे चले जाए अपने रूम में। फिर ऐसा वक्त आ गया कि मेरे मामा और मामी दोनों गाली देने लगे, मेरी नानी को मारने लगे, इतना ज़्यादा परेशान करने लगे कि मतलब हैरान मेरी नानी कि ना मैंने कोई गलती की, ना मैंने कुछ बोला, तो ये मतलब मेरा बेटा अचानक पे चेंज कैसे हो गया। और अक्सर ऐसा होता है, लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का चेंज हो जाता है, ये तो कॉमन सी बात है भाई। लेकिन नहीं, जो बेटा अगर अपनी माँ से प्यार करता है तो वो कैसे अगर चेंज होगा, तो माँ के लिए तो यही लगेगा कि मेरे बेटे पे किया धरा गया है कुछ, तभी वो इतना चेंज हुआ। और उनको सबसे ज़्यादा डर मेरे मामा की सास से लगता था, डर। अच्छा। मेरी जो नानी का घर था जो था उस मेरी मामी का जो ससुराल था, मतलब मायका, 2-2.5 किलोमीटर की गैपिंग पे था। ऐसा था कि वो अपने मायके चली जाती थी, हफ्ते में 1-2 बार जाती ही थी। तो नानी बताती थी कि जब भी मेरे मामा की सास आती थी, जैसा मैंने अभी आपको लुक बताया टोनही का, सेम टू सेम वैसा ही था। उनको नहीं पता था कि इनकी सास टोना टोटका करती थी। और आसनसोल में, बंगाल में ये सब तो कॉमन है कि टोना टोटका वहाँ पे बहुत भयंकर होता है। अब जब भी वो आती थी, नानी जैसे खाना खाएं, वो उनको बस देख भर ले तो बस उनको उल्टी दस्त होने लग जाते थे, तबीयत ख़राब हो जाती थी उनकी, कि मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा एजेड है, इतना ये फुर्ती में कैसे रहती है, इतना एक्टिव कैसे रहती है मेरी नानी। क्योंकि पूरा घर का वो काम कराते थे मेरी नानी से, अकेली थी मेरी नानी। और मेरे मामा इतने वो हो गए कि ना बहनों को आते थे अपने घर बुलाते थे, ना राखी बंधवाते थे। मेरी जो सबसे छोटी मौसी जो फरीदाबाद में रहती हैं, वो आसनसोल जब गई राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने घर से भगा दिया, कह रहे कि मुझे तुम लोग की ज़रूरत नहीं है, राखी वाखी मुझे नहीं बंधवाना। बगल में एक काकी माँ रहती थी नानी के घर बगल में, जैसे हम लोग ताई जी
और बड़ी मम्मी बोलते हैं, तो आसनसोल में और कोलकाता साइड में वहाँ पे बोलते हैं काकी माँ। तो जो नानी की एज की थी वो, तो सब उनको काकी माँ बोलते थे। तो काकी माँ ने मेरी मौसी को बुलाया कि तुम्हारा भाई पूरी तरीके से बदल चुका है और तुम्हारी माँ से ये बहुत काम कराता है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर तुम अपना नंबर दे सको तो दे दो, कभी कदार जब तुम्हारे भैया भाभी जब चले जाएंगे तो हम बात करा देंगे। तो उन्होंने मेरा नंबर और अपना नंबर दिया था। जब भी नानी की तबीयत ख़राब होती तो काली माँ का जो भभूत होता और जो फूल होता वो नानी को देती और उसको प्रसाद के रूप में जैसे ही ग्रहण करती वो सही हो जाता। धीरे धीरे ऐसे ही मतलब हालत ख़राब होती गई। मेरे मामा एकदम इतना चेंज हो गए कि नानी ने कहा कि चलो मेरी किस्मत में जो लिखा है, कर्म हमने शायद जो किया होगा वही मिल रहा है। फिर डर का जो सिलसिला चालू हुआ यहाँ से कि एक रात जब मेरी नानी सो रही थी, गर्मी का टाइम था, रूम ऐसा था कि बगल में नानी अकेले सोती थी। भाई मैं जाके देखा हूँ, उनका हालत ऐसा मेरे मामा मामी ने कर रखा था कि मैं तो रो दिया था देख के। आप फ़ोटो देखोगे उनकी उस टाइम की और अभी की, आप खुद कहोगे कि भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब नानी बताई कि उधर साइड मतलब एक साइड में अकेली नानी सोती थी, एकदम डिम लाइट जलता था और बगल वाले रूम में मेरे मामा मामी सोते थे। पानी रात को पीने के टाइम की जब वो उठी तो देखा पानी नहीं था। किचन में जाने के लिए बीच में मेरे मामा मामी का रूम पड़ता था, तो डोर खुला हुआ था। नानी ने क्या देखा कि मामा अकेले सो रहे हैं, मामी है नहीं रूम पे। उनको शक तो पहले ही से था कि मेरी बहू कुछ ना कुछ तो कर रही है ये। अब उनको छत के ऊपर जो फ्लोर पे जो दूसरा रूम था वहाँ पे किसी को भी जाने का अलाउड ही नहीं था। मेरी मामी के अलावा वहाँ पे कोई नहीं जानता था, मेरे मामा भी नहीं जाते थे और नानी तो बहुत दूर की बात है। चाबी हमेशा वो अपने पास रखती थी लॉक करके। तो नानी जब डरते डरते जब गई तो जो की होल होता है उसमें से देखा कि मेरी मामी पूरा कपड़े, बताया कि ये सब जो भी होते कपड़े उतार के ही करती हैं ये सब तंत्र विद्या। कपड़े उतार कर पूरे बाल खुले हुए, सामने एक लोहे की अलमारी रखी है छोटी सी, लोहे की अलमारी में कोई लोहे की चीज़ थी। अब वो मूर्ति थी कि क्या चीज़ था नानी डर के मारे देखी नहीं, बट वो उस पर पूरा सिंदूर से वो पूरा भरा हुआ था वो, और ज़ोर ज़ोर से एकदम हिले जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़े जा रही हैं। अब नानी को समझ में आ गया कि ये मेरे बेटे पे ज़रूर कुछ कर धर रही है, माँ बेटी दोनों मिलके। तंत्री हो रहा है कोई तगड़ा वाला। तो उसके बाद ये हुआ कि नानी ने कहा कि मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये इसको पता चल गया तो ये तो भाई मेरा काम तो 35 कर देगी इधर ही। नानी डरते डरते नीचे गई, बेचारी रात भर नहीं सोई। अपना वो जब दूसरे दिन उठी तो मामी को देख के और डर गई कि भाई पहले से वो डरती थी और ऐसा भयानक रूप देख लिया तो उनकी और हालत ख़राब। मामा मेरे ड्यूटी पे चले गए। मामी मेरी बोली कि और एक चीज़ और है मैं आपको बताऊं, जैसे हर एक तंत्र विद्या का ना एक वैलिडिटी होती है, उसको बार बार रिन्यू करना पड़ता है। मेरे मामा का जो बिहेवियर था, जब धीरे धीरे नानी की तरफ वापस से लगाव होने लगे तो मेरी मामी नोटिस करती और उसी दिन ही मायके जाती और मायके से नानी बताती कि वो क्या बोलते हैं उसको, मिश्री और मूंगफली और एक इलायची दाना ये ला के उसको प्रसाद के रूप में देती और जब खा लेते मेरे मामा, उनका माइंड फिर से वैसा ही हो जाता, फिर से मूड चेंज और रवैया बदल गया फिर। हाँ, पूरा रवैया। मेरी नानी खुद बताती थी कि ये ऐसा हो जाता था। अब उस दिन क्या हुआ कि जो मेरी मामी थी ऐसा बोली कि सुन बुढ़िया, मैं जा रही हूँ अपने मायके, घर का सारा काम कर लियो। और मामा मेरी ड्यूटी वो सीधा रात को 8 साढ़े 8 बजे जाते थे और मामी भी वैसा ही पूरा दिन अपना वो रहे। अब भाई ना तो वो उनको खाना दे, जो मेरे मामा और मामी जूठा छोड़ देते थे बेचारी, उसमें से खाना निकाल के खाती थी मेरी नानी। इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन था। और जो बेचारे जो पड़ोसी थे, पड़ोसी तक इतना कि उनको चुपके से पन्नी में रोटी सब्जी ये सब देते थे खाने के लिए। यहाँ तक कि मतलब जब मुझे बताया, मैं रोने टाइप का ऐसा, मैं गया जैसे कोई कुत्ता होता है, मैं गया नानी के जब घर तो भाई साहब खाना ऐसे रखा, मेरा खाना निकाल दिया, कहे कि सूरज खाओ तुम। मैंने कहा नहीं मामा, नानी को तो खाना दे दो। कह रहे खा लेगी वो। भाई उसमें कटोरे में खाना रख के ऐसे फेंक के दे रहे थे खाना, कह रहे लो खा लो। आप ही आगे हुआ मेरे आगे। मैं मतलब भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे आँख में अभी भी आंसू आ जाए। मतलब उस टाइम मैंने देखा, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ मतलब इतना ज़्यादा बुरा कैसे कर सकता है भाई। सही बात है। मतलब
कुछ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा भाई। मतलब मैं अपनी नानी से इतना प्यार करता हूँ भाई कि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं कहाँ कहाँ मतलब। कोई नहीं भाई। कोई नहीं, पानी पी लो चलो आप पहले। नहीं नहीं भाई, तो जब जब उनके साथ ये हो रहा था वो आपसे टच में नहीं थी नहीं बिल्कुल थी भी? टच में। अच्छा। जब वो सारी चीज़ें हुई ना नानी के साथ, तो नानी ने बताया कि अब जब वो मतलब मेरी जब मामी चली गई थी मायके, तो पूरा घर का काम वो करती थी। बेचारे जो पड़ोसी थे वो तक डरते थे मेरी मामी से, क्योंकि बहुत कलेश वो करती थी। और इतना ज़्यादा कि डर डर के बेचारे जो पड़ोसी होती थी, जब मैं गया तो बोलते थे बेटा अपनी नानी को यहाँ से लेके चले जाओ, नहीं तो ये मार डालेंगे तुम्हारी नानी को। मामी, मेनली मामी थी जो ज्यादा मामी जो डेंजर थी, मामा तो बस वो शैतान। हुकुम का इक्का है, बोलते ना बस इशारे जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ। मामा पे वशीकरण हो गया हाँ प्रॉपर। हाँ। तो हुआ ये कि जब नानी बता रही थी कि जब मैं उनके रूम का पोछा लगा रही थी, जो बेड था, बेड का जो चारों पावा होता है, पिलर होता है 4, उसमें ना थोड़ा स्पेस था। नानी पोछा लगाते लगाते क्या देखती कि उसमें कुछ कपड़ा लपेट के अंदर वो ठूसा गया है। उन्होंने कहा ये कपड़ा कैसा है? वो कपड़ा जब निकाला तो भाई वो पीरियड का कपड़ा था, जो पीरियड में यूज़ होता है वो कपड़ा, और उसमें पूरा पीरियड का ब्लड लगा हुआ। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि उसमें मेरे मामा की फ़ोटो लपेटी हुई थी। ओ। इतना ख़तरनाक। बहुत खतरनाक मैजिक कर रखा है। और ये चारों उसमें ही था? चारों एक साइड में, एक ही पावे में था। पोछा लगाते जब गई तो देखा कि उसमें ही मामा की पूरी फ़ोटो एकदम लपेटी हुई। नानी के हाथ से मतलब वो चीज़ गिरा, वो समझ गई कि मेरे बेटे ये ज़रूर टोना टोटका कंफर्म है कि ये कर रही है। और जैसे जब मामी चली जाती थी अपने मायके तो नानी उस कमरे में नहीं जाके नहीं, वो लॉक रहता था ना, वो चाबी अपने पास ही वो लेके जाती थी। जहाँ नीचे सोते थे बेड पे, जहाँ मामा मामी सोते थे उसी बेड पे ही उन्होंने रख रखा था ऐसा। ओके। अब जैसे कोई सामान है, अब जैसे वो चुपचाप वैसे ही रख दी और बाहर वो बैठी थी। शाम को जब मामी घर आई तो बड़ा गुस्से से देख रही थी, जैसे लग रहा है उनको पता चल गया। अब जैसे ये मैंने मोबाइल रखा मैंने यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद जब मैं आया और मेरा मोबाइल अगर ऐसे तो मुझे पता चल जाए ना भाई किसी ने छेड़ा है, तो वैसा ही उनको पता चल गया कि किसी ने कि छेड़खानी किसी ने करी है। छुआ है और इस बुढ़िया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से मेरी नानी की हालत जो ख़राब हुई, रात को ही नानी के साथ उन्होंने क्या किया कि वही मंत्र पढ़ना फूंकना स्टार्ट कर दिया। नानी ने बताया कि जब मैं सो रही थी तो ऐसा लगा कोई मेरे माथे को सहला रहा है धीरे धीरे, और कोई पढ़ पढ़ के फूके जा रहा है। आँख खुली तो देखा कि मेरी मामी मंत्र पढ़ पढ़ के फूके जा रही हैं। और जैसे जैसे वो फूक रही है, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि अब जैसे मैं हूँ, मैं इत्र बहुत लगाता हूँ मैं, मेरी फैमिली बहुत मना करती है। और अभी कुछ दिन पहले ही मतलब एक है फीमेल एंटिटी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी। अरे उस चित्र से? ये मालूम कैसे पड़ा आपको कि एक फीमेल एंटिटी आ गई है? क्यों? क्योंकि आप भाई आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं अकेले सोता हूँ, मेरी आदत है, साथ में मैं नहीं सोता, अकेले सोता हूँ रूम में। स्टूडियो सामने है, स्टूडियो में काम किया, स्टूडियो में सो गया। उस टाइम पर ऐसा लगता था मुझे कि कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है। पहले ऐसा नींद में भी ऐसा होता नहीं कि हम सोते सोते ऐसा लगता है गिर गए, तो वो वाला नहीं, कोई ऐसा लगे कि मेरी पीठ पे बैठा हुआ है। और हर टाइम ऐसा लग रहा था उस टाइम कोई बुला रहा है, कि मतलब मेरे मन में बार बार ये आ रही थी बात कि हाँ आओ बैठो मेरे पास बैठो, बात करो, ये बोलने का मेरा बार बार मन कर रहा था। अच्छा, मतलब आप खुद से बोल खुद से रहे ही, थे? हाँ, खुद से ये फील होता था। और अच्छा। मतलब आँख जब भी मैं बंद करूँ तो मतलब ऐसे ऐसे मतलब एकदम एक जगह स्टेबल ही ना रहे, पूरी बॉडी कभी एकदम ऐसा लगे कि मेरी पूरी बॉडी का पूरा एकदम वेट एकदम हल्का हो गया, फिर अचानक एकदम भारी हो गया। तो ये पोजीशन जब होता है, या जब कोई निगेटिव एंटिटी जब आपके आसपास होती है, कुछ बुरा नहीं कर पाई, लेकिन वो आपके साथ ही साथ घूमती रहती है, मौका ढूंढती रहती। ढूंढती है। और मैं अच्छा हुआ नहीं बोला कि हाँ मेरे पास आके बैठो, क्योंकि ये एक तरीके से उनको बुलाने का एक रास्ता खुल जाता है कि तुमने खुद ही बुलावा दे दिया। हाँ। और आपने फिर कैसे वो ये मिला? मतलब जो मेरे यहाँ दादाजी आते हैं, पॉडकास्ट जो करते हैं, वो ये सब जानते हैं अच्छे से। जब वो आए तो वो देख के ही बता देंगे कि आपके साथ ये एंटिटी है। अच्छा। तो फिर उन्होंने बताया कि बेटा जो वो लड़की है वो तुम्हारे इत्र के चक्कर में ही तुम्हारे पीछे पड़ी है, और ऐसा ऐसा बात है।
तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, तब गए कि कोई बात नहीं, तो जो पानी वानी होता है फूका वो उसको पिलाया, तो अभी तो फ़िलहाल सही है। अब नहीं है मतलब, अभी तो नहीं है तुम्हारे पीछे? नहीं 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 भाई नहीं। यहाँ तो नहीं ले आए रात रात कभी, को निकल हमारे परफ्यूम से भी हो परफ्यूम लगा के ये होता है ना मोस्टली। मैं दोपहर का टाइम था, मैं जहाँ वहाँ पे क्या है ना, मर्डर वर्डर काफ़ी हो रखा था, मैं उधर ही साइड से अपना जा रहा था अपने छोटे भाई के साथ, बस उधर ही से पकड़ लिया। 2 बार पकड़ा मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा तीसरी बार मत जाओ, नहीं तीसरी बार लपेटे में आ जाओगे फिर, तो मैं नहीं गया फिर। तो भाई नानी नानी की वाला किस्सा आता है। तो उनका जब ये सारा किस्सा हुआ ना, 5 मिनट के बाद नानी अचानक पे गायब, मतलब जो मामी थी वो गायब हो गई, और देखा रूम में कोई नहीं, डर के मारे वो बेचारी बैठी हुई। दूसरे दिन क्या हुआ कि मामी आ गई, मतलब मामी की जो मम्मी थी यानी कि मेरे मामा की सास, वो आ गई। मतलब ऐसा था कि उन्होंने बता दिया कि इस बुढ़िया ने देख लिया कुछ, अब उससे इसका मालूम करो। पड़ गया। हाँ, अब भाई इतना ज़्यादा उसके साथ मतलब नानी के साथ किया गया कि बेचारी बता रही थी कि उल्टी, वो एक तो उनको देख के ही दहशत मच गई, ऊपर से पता नहीं क्या उनको किया कि वो उल्टी पे उल्टी किए जा रही, दस्त उनको लगे, और पूरा खून की उल्टी होने लगी थी। और मेरी नानी बोलती बेटा हमको 2 खुराक दवा तो दिला दो, कहते अरे बुढ़िया तू मर जा, किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि उनको मिट्टी के तेल से जलाने की भी कोशिश की गई थी, नानी को पूरा मिट्टी का तेल भी डाल दिया था, पड़ोसी ना बचाते तो वो बेचारी आज जिंदा भी नहीं होती। ऐसा उनके साथ हुआ था। फिर मेरे मामा, मेरी मामी और उनके ससुराल वाले घूमने निकल गए। नानी बोली बेटा दवा तो कम से कम दिला दो, कह रहे कोई बात नहीं, पड़ी रहो, मर जाओगी, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोस में जो काकी माँ थी वहाँ पे वो दौड़ते हुए गई, मेरी नानी बोली कि मेरे नाती के पास फ़ोन लगा दो, मुझे बस यहाँ से निकाल दो। नानी ने जब फ़ोन किया उस टाइम पर मतलब इतना वो बेचारी रोई, करी बेटा, वो बिहारी है, बोलती बबुआ हमरा के यहाँ से लेके चल जा, नहीं तो ये मामा मामी हमरा के मार डली हैं, ऐसा वो बोली। मैं कहा नानी आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ बस। मैं ट्रेन पकड़ा, 1-2 दिन के अंदर गया। मामा देखे हैरान, कह रहे बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कहा अरे मामा मेरे ताई जी के लड़के की शादी है, एक बुजुर्ग आदमी होना ज़रूरी है, पंडित ने बोला, तो मैं 1 हफ्ते बाद इनको वापस छोड़ दूंगा। कह रहे नहीं यार, नहीं नहीं, घर का काम कौन करेगा। मैंने फिर तुरंत मतलब रिटर्न टिकट ऐसे फर्जी बुक कर रखा था, प्रूफ के लिए कि इनको दिखा दूं कि हाँ भाई मैं इनको वापस वापस आएंगे। छोड़ दूंगा। हाँ, मामी को भी बताया, मामा को भी बताया, तो कह रहे ठीक है अच्छा छोड़ देना सूरज ज़रूर। मेरे मामा, मैं बोलना चाहूँगा इतने गलीच, इतने घटिया इंसान हैं, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट उनका ले लिया, सारा डॉक्यूमेंट, कि कहीं ये लालच में तो नहीं लेके जा रहा। अच्छा। और मेरी नानी बताती कि उनको होश ही नहीं था, उनका पूरा मकान, उनका पूरा बॉन्ड सब कुछ अपने नाम करा लिया, बस एक नौकरानी के तौर पे उनको रखा था। मैंने मन में यही सोचा कि मतलब कैसे, मतलब गलीच बेटे, कितने नीच बेटे हैं कि जो टेम्परेरी है, धन दौलत पैसा ये सब मकान, ये टेम्परेरी है, जो असली धन है वो माँ है। जब आप उनको छोड़ के आप ये इसके पीछे भाग रहे हो तो फिर आपका क्या ही होगा। क्योंकि देखिए हर रिश्ते में सबके पास सेकंड ऑप्शन होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, छोड़ दिया, दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, पत्नी मर गई, दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप के पास क्या होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब बेटा या बेटी छोड़ देते हैं तो किसी वो दूसरा या बेटा या बेटी नहीं बनाते, फिर उनको कोई प्यार नहीं कर पाता वो। तो ये चीज़ है। मैं नानी को लेके आया, नानी ने स्टेशन पे सिर्फ मेरे भरोसे आई, कही कि बबुआ तू कसम खा हमारे सर पे हाथ रख के कि जब तक हम मरेंगे नहीं, यानी जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मरते दम तक तुम मेरा साथ दोगे, ना हम तुम्हारे मम्मी पापा के भरोसे जा रहे हैं ना कुछ। मेरे पापा भी, पूरी फैमिली उनको इतना प्यार करती है कि क्या मैं बताऊं, लेकिन मेरे को ज़्यादा वो प्यार करती हैं और वो मेरे ही भरोसे टिकी हुई हैं। तो आज मैं आप लोग के पास जो बैठा हूँ, आज उन्हीं लोग के आशीर्वाद से, अपने मम्मी पापा नानी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि एक टाइम पे आप लोग को देखता था और आज मैं आप लोग के साथ बैठ के यहाँ कर रहा हूँ। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उस टाइम की, मेरी नानी की हालत। ये देखिए 21 फरवरी 2021 को मैं लेने गया था, ये मेरी नानी की हालत है। उस टाइम पर इतना ज़्यादा कर दिया गया था। ये बगल वाली मेरी मामा की बेटी है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा। अब तो मामा की जो पहले बच्ची, ये देख लीजिए आप भी कि उस टाइम पर उनकी क्या हालत थी। मेरी नानी जब मुझे देखी तो बोली कि बेटा हमको एक उम्मीद मिल गई कि हाँ हम बच सकते हैं, नहीं तो बोली हम तो हार ही चुके थे। और अब कि मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ नानी का, आप खुद देखो भाई एकदम चेंज हो गई। ये देखिए, अरे वाह। डेट आप देखिए, डेट भी ये
रिसेंटली का है, फरवरी का। ये तो पूरा ही चेंज आ गया भाई। तो फिर ये देखिए, आप भी देखिए, ये चेंज आया उस टाइम पे और इस टाइम पे, कि प्यार की ज़रूरत होती है। माँ बाप भाई पता चल रहा है यार पिछली वाली फोटो देख के कि क्या हालत पिछली है। फोटो और अभी की फ़ोटो देखिए, उनकी हालत इतनी, आप फ़ोटो चाहे तो आप लगा भी देना कि आप उस टाइम पे और अभी के टाइम पे, क्योंकि सिर्फ उनको प्यार चाहिए। अब दाल रोटी दो खाने को, लेकिन उनको प्यार करो, क्योंकि बूढ़े होने के बाद माँ बाप के पास सिर्फ आप बच्चे उनका सहारा होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। जब बच्चे ही इतना घटिया हरकत करते हैं तो फिर उनका दिल टूट जाता है। इस दौरान जैसे नानी को ये मालूम था कि मामी ब्लैक मैजिक कर रही है, हाँ। तो उनका जो बेटा है, मतलब तुम्हारे मामा, वशीकरण हो रखा है उन पे। हाँ, अभी अभी भी वैसे ही है। वैसे ही एकदम इतना अच्छा वो डांस करते थे। मेरी मम्मी बताती थी, कई कई टूर्नामेंट में गए। आज मतलब वशीकरण होने को इतना जैसे पागल की तरीके वो हो गए, नौकर की तरीके, बस गए, पैसा कमाए, घर आए, खाए पिए, सो गए। ऐसा हो गया। जितना स्टाइलिश थे वो, बात होती है उनसे? नहीं, मैं ब्लॉक कर दिया मैंने। जब एक हफ्ता बीत गया, कह रहे अरे बेटा नानी को भेज दो। मैं कहा कौन, कहाँ, रॉन्ग नंबर है ये, ब्लॉक कर दिया मैं। ऐसे सही। आपके घर पे नहीं करा आपकी मदर को? नहीं आपके नहीं, कुछ नहीं। दोबारा फिर उन्होंने कॉल ही नहीं किया। एक और बार फिर कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो आए हो या ऐसा और कुछ जबकि वो घर अच्छे से जानते मेरा, कई बार वो आ चुके हैं। जब अननोन नंबर से किया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ भाई सूरज ही बोल रहा हूँ। कह रहे कि अरे तुम नानी को लेके गए धोखे से, अब कब वापस करोगे, नानी को वहाँ छोड़ोगे? मैं कहा मैं नहीं छोड़ूंगा नानी को वापस, अब ये इधर ही रहेंगी। नानी के पास फ़ोन जब कहा, अच्छा मेरी माँ से एक बार बात करो। मैं कहा चलो भाई बात करा दे, शायद कुछ चेंजेस आ गए हों। नानी से बात कराया तो क्या बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे खूब मौज कर रही हो ना, करो तुम मौज, तुम्हारे मरने के बाद भी हम नहीं आएंगे, तुमको देखने तक नहीं आएंगे। एक हफ्ते तक मेरी नानी एकदम बीमार हो गई थी। एक बेटे के मुंह से जब अपनी माँ के लिए ऐसा निकले कि जाओ तुम मरो, तुम्हारे कब्र पे भी या तुमको देखने तक नहीं आएंगे, एक हफ्ते तक थी। आज ऐसा हो गया कंडीशन कि इतना मैं उनको हंसाता हूँ, इतना कि उनको मामा की कोई याद ही नहीं आती। ऐसा था। नहीं जो भी नहीं हुआ भाई, आज उन्हीं की वजह से भाई हुआ। बहुत अच्छा करा आपने उनको। और आज भी मतलब हमेशा उनकी सेवा करता आया हूँ और करता ही रहूँगा। भाई जैसे आपने लास्ट टाइम वो बताया था कि कुछ हॉरर आपके साथ हुआ था, इस कभी एक कुछ और हुआ आपके साथ ट्रिप पे, या जैसे आप कहीं घूमने गए हो वहाँ पर? ये हॉरर इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट किया था, तो उसके बाद मैंने ऑफिशियल अपने इंस्टाग्राम और इन पे अकाउंट्स पे स्टोरीज़ मैंने बोला था, इफ़ यू हैव सम स्टोरीज सेंड टू मी। तो मेरे पास एक स्टोरी रिसीव हुई थी। वेस्ट बंगाल में पुराली डिस्ट्रिक्ट है एक, और तहसील लगता है मनबहार। अच्छा। तो वहाँ पे एक लड़का है देबाशीष नाम का लड़का अब शिप ज्वाइन करता है। तो ज्वाइनिंग करने से पहले उसको एक वेरिफिकेशन करनी होती है, मतलब कि वो उसने कोई गलत काम तो नहीं किया हुआ शिप ज्वाइन करने से पहले। तो वो वेरिफिकेशन कराने के लिए जाता है। ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे उसके पिताजी हेडमास्टर होते हैं, दादाजी, बहुत अच्छी फैमिली, रेप्यूटेड फैमिली, नॉट बिकॉज ऑफ मनी बट अपने कर्म की वजह से बहुत रेप्यूटेड थी, सब लोग जानते थे उनको। तो वो वहाँ पे अब उसको वेरिफिकेशन मिल जाती है, कुछ ही टाइम बाद वो शिप ज्वाइन करता है। तो शिप ज्वाइन करने के बाद जो एकोमोडेशन होता है जहाज़ का, एक पूरी बिल्डिंग होती है, मैं आपको पिक्चर उसकी सेंड करूँगा। पूरी बिल्डिंग होती है जिनको हम फ्लोर्स नहीं बोलते, डेक्स बोलते हैं, ए डेक, बी डेक, सी डेक, डी डेक। तो ऐसे ही उसको सी डेक पे एक रूम मिल जाता है। आप यहाँ पे रहोगे जब तक आपका सेलिंग का टाइम होएगा। तो वो सी डेक आपको मैं एक बार पिक्चराइज करने के लिए बताता हूँ। जैसे होटल के कमरे होते हैं ना, बीच में कॉरिडोर है, दोनों तरफ रूम्स हैं। तो इसी तरह उसको रूम मिल जाता है एक, और वहीं पे वो अब सेटल होता है उसी के लिए। तो जस्ट उसके साथ में एक रूम होता है, उसमें एक लड़का रह रहा होता है जिसने हफ्ते 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया होता है, हामिद उसका नाम होता है। हामिद वो अपना टेक ओवर करता है, जो भी ड्यूटीज़ होती है वो रिलीव कर देता है जिस ऑफिसर को देबाशीष ने वहाँ पे रिलीव किया, और तुम अपनी ड्यूटीज़ मुझे बताओ, हैंड ओवर दो और अब जाओ यहाँ से। तो वो साइन ऑफ करता है, वो उस जगह साइन ऑन करता है। तो साइन ऑन करने के बाद वो, मैं आपको ड्यूटीज़ बता देता हूँ देबाशीष की क्या ड्यूटी थी। वो एक ऑफिसर को वो करता है, असिस्ट करता है फॉर मेंटेनिंग द स्टोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाने पीने की चीज़ें कितनी आपकी लगी हुई हैं, तो वो सारी अलग अलग चीज़ स्टोर्स में स्टोर की जाती है। तो देबाशीष ऐसी जगह पे काम कर रहा होता है जहाँ पे उसको वो स्टोर कीपिंग करनी होती है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है। और हामिद जो है वो किचन डिपार्टमेंट में काम करता है जहाज़ के, जो खाना बनाते हैं, और उनके साथ ही स्टीवर्ड्स होते हैं, तो वो स्टीवर्ड ही है। तो उसके साथ जो लोग होते हैं
उन ऑफिसर्स जो होते हैं बेसिकली उनका रूम क्लीन करना, उनके लिए उनके मॉपिंग करना उनके रूम में, बेडशीट चेंज करना, उनके लॉन्ड्री करना, तो ये उसकी ड्यूटी होती है। तो देबाशीष जब ज्वाइन करता है जहाज़ पे, तो देबाशीष अपनी ड्यूटीज़ वगैरह सब टेक ओवर कर लेता है कि ये मेरे, तो फिर वो टेक ओवर करने के बाद हामिद से मिलता है, हामिद से, क्योंकि वो उस डेक पे सिर्फ 2 ही कमरे होते हैं, सी डेक पे वो रह रहे होते हैं, 3rd फ्लोर पे 2 ही कमरे होते हैं, तो आपस में आइसोलेशन ना हो, सॉलिटरी फील ना हो अकेले, तो आपस में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो स्मोक रूम वगैरह में, जैसे जहाज़ पे स्मोक रूम्स होते हैं जिसमें आप स्मोक कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो। खुले में नहीं कर सकते स्मोक शिप पे? नहीं, खुले में नहीं कर सकते। देयर आर द डेजिग्नेटेड एरियाज जो वहाँ पे जाके सिर्फ वहीं पे स्मोक कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ वहीं तो पे। लगा था आप Because- कहीं भी खड़े हो डेक नहीं 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 नहीं, बिकॉज दैट कैन आपके जो कार्गो है, जो आपकी पाइपलाइंस हैं, उनको कहीं पे भी अगर छोटा सा भी हुआ और वो पाइपलाइन डीजल की हुई तो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं, वहीं पे आप स्मोक कर सकते हो। तो वो बेसिकली रिक्रिएशन रूम्स होते हैं, क्योंकि आप फैमिली से दूर हो, तो वहाँ पे रिक्रिएशन, वहाँ पे वो स्मोक करते हैं, बैठ के ड्रिंक करते हैं। तो वो हामिद को भी एक दिन इनवाइट करता है, देबाशीष की चलो चलते हैं, तो हामिद मना करता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, और लेकिन आपके साथ बैठूंगा ज़रूर। तो उन दोनों में आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है, और हामिद और देबाशीष दोनों रोज़ उनका मिलना होता है, 6 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करते हैं और उसके बाद मिलते हैं एक दूसरे से। तो जो उसका काम होता है हामिद का, तो वो उसका काम ये होता है कि उसको ऑफिसर्स के खाने के लिए सर्व करना है, प्लेट्स वगैरह जो उसके डिश वॉशिंग करनी है, कमरे की सफाई करनी है। तो अभी वो दोनों दोस्त बन जाते हैं आपस में, जैसे ही नॉक ऑफ करते हैं तो आपस में दोस्ती से रोज़ बैठना शुरू कर देते हैं। तो अब जो शिप था वो सेल कर रहा था कोचिन से, इंडिया कोचिन से कोलंबिया के लिए। तो बीच में आते हुए इंडियन ओशन आता है, और वो महीना था अप्रैल का। उस वक्त इतना ज़्यादा गर्मी होती है हीट वेव्स की वजह से कि पूरा शिप जो होता है पानी उबलने लग जाता है, सी वाटर उबलता तो नहीं है लेकिन बहुत गर्म हो जाता है, एंड शिप इज़ मेड अप ऑफ मेटल। तो वो जो गर्म होता है समुद्री पानी, उससे शिप के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। तो अब क्या हुआ, जब वो शिप सेल कर रहा था तो उसकी एयर कंडीशनिंग यूनिट फेल हो गई। एयर कंडीशनिंग यूनिट फेल हुई तो ये काम है इंजीनियर्स का, जो चीफ इंजीनियर होगा वो उसको रिपेयर करेगा, एंड उसका नाम है दिमित्री, उस रशियन बंदा है वो। तो उस दिमित्री जो है अब गर्मी खुद भी सहन नहीं कर सकता, एंड एक दिन जब वो काम कर रहा होता है उसी चीज़ के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए, तो काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि उसको ट्रबल शूटिंग कर रही होती है। एंड दे पीपल आर लाइक दैट कि अगर 6 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई तो दे गेट इरिटेटेड कि हमें और काम करना पड़ रहा है, और क्योंकि चीज़ें फ़िक्स नहीं हो रही हैं, अपने टाइम में करनी चाहिए। तो अब जब वो फिक्स कर रहे होते हैं चीज़ें, तो अब रिपेयर करते करते वो खाना खाने के लिए आता है मैस हॉल में, शिप के मैस हॉल में। तो वहीं पे हामिद जिसकी ड्यूटी है वो ऑफिसर्स को सर्व करेगा, तो उससे गलती से सूप सर्व कर रहा होता है, सूप गिर जाता है उसकी शर्ट पे। तो उस चीज़ के लिए वो पहले ही इरिटेट था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखा था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी हामिद के ऊपर निकाल देता है। उसके ऊपर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं वहाँ पे आया हूँ, मेरे ऊपर गिरा दे। वो सॉरी बोलता है, कोई बात नहीं सर, मैं क्लीन कर देता हूँ। और तो वो उसको डांटता है और उसके बाद खाना छोड़ के वहीं से चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, हामिद अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है नेक्स्ट डे। तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो ऑफिसर्स के कैबिन भी क्लीन करेगा। तो वो अब दिमित्री के कैबिन में पहुंचता है, वो क्लीनिंग कर रहा होता है वहाँ पे। तो उसको वो कल वाली बात याद आ जाती है कि इसने मुझे सबके सामने ऐसे मेस रूम में इंसल्ट किया और इस तरह से। तो अब वो क्या करता है, उसके रूम में स्पिट कर देता है, मॉप करते हुए स्पिट कर देता है, और पीछे से ना उसका शूज़ रखे होते हैं, उसको किक करता है, और वो जाके आगे लगता है और पीछे से दिमित्री आ जाता है, उसको देख लेता है कि उसने ऐसा किया। अब वो इतना गुस्से में आता है, रशियन में बोलता है सूका ब्लैथ बल्बियस व्हाट आर यू डूइंग, ये मतलब उसने उसको डांटा, और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से कैप्टन के पास ले जाता है कि ये मेरे कमरे में ऐसे कर रहा था, ये कर रहा था। तो और ये जब इंसिडेंट होता है तो पूरे शिप का जो क्रू होता है वो देख लेता है कि भाई इस तरह से वो लेके गया। तो वो बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है कि ऐसे हुआ। तो उसको एक वार्निंग लेटर मिल जाता है कि आपने इस तरह से किया है और ये चीज़ बहुत गलत थी। तो अब उसके बाद देबाशीष जो होता है वो उसको भी पता लगती है ये बात। तो वो उसके साथ उसको बोलता है कि तुम्हारा दिन सही नहीं था और इस तरह से ये चीज़ है, तुम्हें परेशान हुए हो, आज ये एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई है तुम्हें। तो देबाशीष जब उसको हामिद से बात कर रहा होता है तो ही सेड कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी थोड़े दिन आइसोलेशन में रहना चाहता हूँ। मुझे अभी, जैसे वो पहले हैंग आउट कर रहे थे, स्मोक रूम में बातें कर रहे थे, तो वो अब उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो वो उसको अब ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता, तो मेरे साथ बात कर या मेरे साथ इन्वॉल्व हो। तो हामिद जो है
वो कुछ ना कुछ अभी अंदर प्लानिंग कर रहा होता है। वो आपको सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट जो होंगे वो उसमें पता लगेगा अभी क्या वो प्लान कर रहा था, क्या वो चीज़ें कर रहा था। तो अभी क्या होता है, जो देबाशीष है, देबाशीष अपनी शिप पे ड्यूटी करता है, तो उसका ये भी काम होता है कि वो कुछ जगह की उसको स्टेंसिलिंग करनी होती है। जहाज़ पे बहुत सारी पाइपलाइंस होती हैं, तो उस पाइपलाइन को एग्जैक्टली मार्क करना पड़ता है। तो वहाँ पे उसका स्टेंसिलिंग जो है, और वो उसके अंडर है, जो मैंने आपको स्टोर बताया था वो उसका इंचार्ज है। तो वो वहाँ से स्टेंसिल्स वगैरह स्टेंसिलिंग कर रहा होता है। तो वो देखता है कि यहाँ से स्टेंसिल 6 नंबर का, उसको एक ब्लास्ट टैंक की स्टेंसिलिंग करनी होती है, 6 नंबर का ब्लास्ट टैंक का वो गायब है वहाँ से। तो अब इस चीज़ के लिए वो इन्वेंट्री चेक करता है, क्योंकि क्या होता है, जो बंदा इंचार्ज है स्टोर का, तो दूसरा बंदा कोई अगर लेके जा रहा है वहाँ से सामान, तो वो क्या करेगा, उसमें एक जो भी इन्वेंट्री है उसमें से -1 कर देगा कि मैंने ये यूज़ किया है। तो वहाँ पर वो एंट्री चेक करता है, कोई भी एंट्री नहीं होती, कुछ भी वो उससे रिलेट नहीं कर पाता कि गया कहाँ। तो वो उस चीज़ को लेट गो करता है और अपना स्टेंसिलिंग करता है, पूरा दिन पूरा होता है उससे। तो अब बाद में जब वो नॉक ऑफ करके आ रहा होता है, तो वो देखता है कि जो हामिद है वो अपने रूम में जा रहा है। तो वो उसके बात करने की कोशिश करता है कि भाई तो सब ठीक है। तो वो कहते हैं मैं आइसोलेटेड रहना चाहता हूँ कुछ वक्त, और मुझे अभी आप डिस्टर्ब मत करो। तो उसके बाद कुछ दिन बाद 3-4 दिन निकल जाते हैं, 5-6 दिन निकल जाते हैं। अब पहली बार जो उसने उससे बात की थी हामिद ने देबाशीष से वापस, वो तब की जब उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वो वहाँ से उसको स्टोर के लिए उसके पूछता है कि मुझे ना कैंडल्स की ज़रूरत है, मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके एक किचन डिपार्टमेंट में हूँ, एक केक बनाऊँ उनके लिए, तो मुझे कैंडल्स चाहिए। तो देबाशीष बहुत खुश होता है कि इसने मुझसे बहुत दिनों बाद बात की है, और वो उसको कैंडल्स ला के देता है। और उसके हाथ में एक लैम्ब मीट होता है। तो वो पूछता है कि लैम्ब मीट का तुम क्या कर रहे हो इस पे? कह रहे यार मेरे को ना, उसने शेफ़ ने जिसके अंडर वो काम कर रहा होता है, तो मेरे को चॉपिंग में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा प्रैक्टिस कर। वो कहता है कि तुम ये प्रैक्टिस करना है तो पेंट्री में जाके प्रैक्टिस करो, रूम में क्यों कर रहे हो? कह रहा अरे यार कोई नहीं, अब मैं प्रैक्टिस करूँ, ऐसे ऐसे बोल के उस बात को गवा कर देता है। तो अब आगे क्या होता है, देबाशीष जब अपनी ड्यूटी जो काम कर रहा होता है, तो अब शिप जो है वो सेल करके पहुंच गया है कोलंबिया में। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहाँ पे कस्टम्स और इंस्पेक्टर्स और ये सब लोग आते हैं। तो वैसे ही वो स्निफर डॉग्स लेके आए हुए थे जहाज़ पे, ताकि कुछ पता लग सके कि यहाँ पे कुछ कोकेन तो नहीं है, कोई और इलीगल चीज़। डॉग हैंडलर्स वो उसकी तरह ट्रेन किया जाता है कि वो कोकेन अगर कहीं भी होगा पूरे शिप में ढूंढ लेगा कि शिप में कहाँ पे कोकेन है। तो इसी तरह वो वहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी पोर्ट आता है तो पोर्ट अथॉरिटीज़ आती हैं चेक करने के लिए कि जहाज़ में कोई इलीगल बंदा तो नहीं है, क्योंकि इलीगल बंदा होगा तो उसके वो स्मगलिंग कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी कर सकता है। तो वो चेक कर रहे होते हैं, और उनके साथ स्निफर डॉग होता है पास में ही। तो वो कॉन्टीन्यूसली हामिद के ऊपर बाग करना शुरू कर देता है कॉन्टीन्यूसली। तो ये चीज़ बहुत वियर्ड थी, क्योंकि शिप में जितना भी स्टाफ था सब लोग वहाँ पे आए हुए थे, बट वो उसी के ऊपर बाग कर रहा है। तो ये चीज़ अब उसने, देबाशीष ने भी नोटिस की। तो अब वो उससे ये चीज़ें पूछता है कि सब ठीक है, ये इस तरह से तुम्हारे ऊपर भौंक रहा था। और जब उसके पूरे शिप में कैबिन का इंस्पेक्शन हो रहा था, तो ये भी पता लगता है कि उसके कैबिन में जब वो जाता है डॉग, तो वहाँ पे अलग तरीके से एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। उसके रूम में जाने के बाद बहुत एग्रेसिव रिएक्ट करता है, और इस तरह से जैसे कुछ है यहाँ पे। डॉग्स के पास 6 सेंस पावर होती है, तो कुछ सेंस कर लेते हैं वो। डॉग हैंडलर क्या होता है, उसकी एक जीन्स पड़ी होती है वहाँ पे हामिद की, वो उसको पूरा फाड़ देता है जीन्स को, क्योंकि वो बार बार उसमें स्निफ कर रहा होता है कि इसके अंदर कुछ है। वो सब कुछ चेक करते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। तो ये पहला इंसिडेंट था जिससे कुछ ऐसा हुआ था कि डॉग्स, क्योंकि 6 सेंस होती है उनके पास, और वो महसूस कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि देबाशीष जब अपनी ड्यूटीज़ वगैरह ये सब कर रहा है, तो अब वो नॉक ऑफ करके अपने रूम में जा रहा है। तो वो ये चीज़ देखता है कि हामिद को बुलाता है कि आज हम बात करते हैं, बैठते हैं, बहुत दिन हो गए, उस चीज़ को अब भूल जाओ, तुम्हें ऐसे किसी ने परेशान किया था या। तो अब वो जब उससे बात करता है, तो गड़बड़ाहट में जो उसका रूम है वो रूम थोड़ा सा खोलता है और बंद कर लेता है। तो अब वो जब रूम बंद करता है, तो उसको वो स्टेंसिल जो होता है ना, वो दिख जाता है वहाँ पे। तो अब वो उससे पूछता है तुमने स्टेंसिल लिया था? कह रहे हाँ मैं भूल गया था तुम्हें बताना। और वो उस टाइम थोड़ा सा ब्लफर आउट करता है कि हाँ ये तो मैं बस भूल गया था, मैंने सोचा तुम मेरे दोस्त हो, इसका इंचार्ज तुम हो, तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, तो इसीलिए। तो अब हामिद को थोड़ा सा शक होने लग गया कि ये इसने मुझसे बता सकता था या इन्वेंट्री में कुछ कर सकता था। तो अब ये चीज़ है ना कहीं हामिद के दिमाग में शक बैठ रही थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है।
तो क्या होता है, अब अप्रैल का महीना था, तो ईस्टर जो एक क्रिश्चियंस का त्यौहार होता है, तो उस पर एक ब्लेसिंग देने के लिए जहाज़ पे प्रीस्ट आता है ब्लेस करने के लिए, क्योंकि आप एक बहुत अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हो, लोग नहीं हैं, तो ताकि आप लोग से मिल सको, खुश हो सको, तो एक प्रीस्ट आता है वहाँ पे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज लोग होते हैं, अपने उसको धर्म को प्रमोट भी करते हैं, बाइबल्स लेके आते हैं, तो वहाँ पे वो ब्लेस कर रहा होता है सब लोगों को, ईस्टर के लिए विशेष दे रहा होता है। तो हामिद दूर हो जाता है, क्योंकि वो हॉली वाटर होता है उसके पास, तो वो हॉली वाटर से बिल्कुल दूर हो जाता है एकदम डर के। तो ये चीज़ अब देबाशीष ने नोटिस की कि अब ये इस तरह से डर क्यों रहा है, क्योंकि इस पे डॉग भी पहले स्निफ कर रहा था, इसके रूम में भी, और इस तरह। तो अब क्या होता है कि रात को वो अपने कमरे में जा रहा होता है, अपने जहाँ पे नॉक ऑफ करके, तो वो कुछ हमिंग साउंड सुनता है उसके कमरे से, हमिंग साउंड्स आ रही हैं कुछ तरह से। तो वो नॉक ऑफ फिर से उसके दरवाजे पे जाता है कि सब ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ सब ठीक है। तो कह रहे तुम्हारे रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वो रूम के बाहर आ जाता है एंड ही ट्राइज टू मेक दैट रूम अ सीक्रेट, कि बाहर आ जाओ, तुम अंदर मत आओ रूम के अंदर। और इस तरह से वहाँ पे वो उसको मना कर देता है कि रूम के अंदर मत आओ, मैं अपने आप जो भी है चीज़ मैं तुम्हारे से बाहर आके बात कर लूँगा। तो अभी उसने ना वहाँ पे जब उसने रूम खोला थोड़ा सा, तो उसको फिर एक अल्कोहल की बोतल दिखी उसके रूम में, जो उसने हामिद ने इशू कराई थी। लेकिन हामिद जो है वो अल्कोहल नहीं पीता था। जब हमें बात हो रही थी तो उसने हामिद ने कहा था कि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे पास अल्कोहल की बोतल यहाँ पे? कह रहा हाँ बस यार वो क्या था, वो मेरे को चीफ कुक ने बोला था और इस तरह से, तो बस उसको दे दूंगा मैं। तो हामिद को अब उसको देबाशीष को शक हो जाता है कि कुछ तो गलत कर रहा है, कुछ तो चीज़ है जो इसको दिमाग उसको, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट कर लेता है, डॉग स्निफ करता है और प्रीस्ट से दूर जाता है। और एक स्टेंसिल गायब था जो उसने बताया नहीं था, और वो 6 नंबर का स्टेंसिल होता है। अब जो प्रीस्ट का ये इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद देबाशीष ऐसी चीज़ें नोटिस करता है कि उसको समझ आ जाता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब जैसे ही नॉक ऑफ करके वो रूम में जाता है अपने, डेली वो एक साउंड सुनने लग जाता है जो हमिंग साउंड है, और कुछ ना कुछ कोई बड़बड़ा रहा है उसके रूम में से। तो वो रोज़ वो चीज़ें सुनता है और उससे पूछता भी है कि तुम ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, रूम में तुम्हारी आवाज़ आते हैं। कह रहा कुछ नहीं, वो सब मैं ऐसे ही बस प्रैक्टिस करता हूँ, और बस कुछ नहीं, इग्नोर करो, जाने दो, तुम बताओ कैसा हाल है तुम्हारा, क्या हाल है। तो उस चीज़ को रफा दफ़ा करता है। अब जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो ऑन द काउंटर पार्ट दिमित्री की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। तबीयत बिगड़ती है, उसके पहले तो जो बैक होती है बॉडी की, उस पर चिकन पॉक्स की तरह मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फेस पे ब्रूसेस पड़ने शुरू हो जाते हैं उसको। तो वो हॉस्पिटल में जाता है, जो क्योंकि जब शिप सेल कर रहा होता है तो वहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे आपका इलाज हो सकता है। तो उसके बाद जिस कंट्री में जहाज़ रुकता है वहाँ पे वो हॉस्पिटल में जाता है। उसके इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, बीपी सब चीज़ें नॉर्मल, उसका चेस्ट एक्सरे सब कुछ किया, अंदर कोई ब्लड टेस्ट कुछ नहीं मिला। तो अब डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता कि उसका इलाज किस चीज़ का करे। तो वापस वो जहाज़ पे आता है, अपना रूटीन फॉलो करता है, लेकिन डेली उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है, मार्क्सेस आने लग जाते हैं। अब इतनी बिगड़ने लगी कि उसकी स्किन जो है गलना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे स्किन उसकी गलने लग जाती है। बेसिकली अब जो हामिद है वो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा था उन 19 दिनों के लिए, जो 21वें दिन उसको वहाँ पे बुलाना था, कॉलिंग ऑफ द डेविल, जो उसकी बॉडी पे फीड करता। अब ऐसे ही एक दिन देबाशीष जो है अपनी ड्यूटी नॉक ऑफ करके अपने रूम में जा रहा होता है, तो उसी साइड से दूसरी तरफ से हामिद आ रहा होता है, और उसके हाथ में एक शर्ट होती है, और शर्ट्स के रैंक से हर एक ऑफिसर होता है जहाज़ पे, तो उसका एक रैंक होता है, एपलेट्स बोलते हैं उसको। तो वो पहचान लेता है कि ये दिमित्री की शर्ट है, क्योंकि रैंक की वजह से उसको पता लग गया। तो अब इस स्टेज में आ गया था देबाशीष कि उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जो ये चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हामिद इन्वॉल्व है, क्योंकि उसने उसको शर्ट ले जाते हुए देख लिया था। और जब उसने ये चीज़ पूछी कि शर्ट क्यों ले जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं अभी बस थोड़ी देर में लॉन्ड्री में जाऊंगा। तो क्योंकि उसको काम जो उसका हामिद का काम है वो लॉन्ड्री से रिलेटेड भी, ऑफिसर्स की लॉन्ड्री। तो ये चीज़ अब उसको दिमाग में बैठ जाती है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं, ये इसके पीछे रीज़न जो है वो हामिद है। अब हामिद जो है डेली रिचुअल्स परफॉर्म करने लग जाता है, तबीयत और बिगड़ती है, मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसको। अब फिर बाद में उसको जब ये चीज़ें डिस्क्लोज़ होती हैं तो एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज़ बाहर आती है कि वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, तबीयत क्यों बिगड़ रही थी उसकी डेली, और क्यों उसने, वो रीज़न क्या था
कि उसने किया। दुमित्री उसके रूम में जाता है और पीछे से हामिद भी आ जाता है, सॉरी देबाशीष आ जाता है हामिद के रूम में। तो अब वो क्या सीन देखता है कि जो दिमित्री अंदर जा रहा है उसके आगे वहाँ पे नीचे हामिद बैठा है और एक सैटेनिक पेंटाग्राम बनाया हुआ है, सैटेनिक पेंटाग्राम। और जो स्टेंसिल चोरी हुए थे 666 वो चीज़ जो है डेविल को कॉल करने के लिए एक एनसाइन होता है, डेविल को बुलाने के लिए। और वो जो है उसके रूम से जब वो सफाई कर रहा था वो एक उसकी शर्ट लेके चला गया था, और शर्ट लेके गया तो दैट थिंग ही यूज टू परफॉर्म ब्लैक मैजिक, क्योंकि उसने दिमित्री ने सबके आगे उसकी इंसल्ट की थी। वो कहते हैं ना 100 अच्छी चीज़ें भी आपको कई बार एक अच्छी चीज़ करने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन एक बुरी चीज़ आपको 100 बुरी चीज़ करवा देती है। तो अब ये चीज़ें उसको समझ आ गई कि जो इसने कैंडल्स मांगी थी मुझसे वो कोई बर्थडे नहीं था, वो कैंडल्स बीच में लगी हुई थी, पेंटागन बना हुआ था, और डॉग क्यों बाग कर रहा था और क्यों वहाँ पे प्रीस्ट के लिए वो पीछे हो गया था, बिकॉज दे वर द पॉजिटिव थिंग्स और वो नेगेटिव वहाँ पे वो कर रहा था। तो वो देखता है वहाँ पे दिमित्री जो है अनकॉन्शियस सा हो जाता है और हामिद आगे बैठा है उसके। तो फटाफट वो भाग के देबाशीष उनको ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब वो जाके भाग के उसको पकड़ते हैं, दिमित्री को पकड़ते हैं और कंधे से उसको पकड़ लेते हैं, हामिद को जो परफॉर्म कर रहा होता है। तो उससे पूछते हैं कि ये सब क्या कर रहा है। पहले वो कुछ नहीं बताता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है, तब वो बताता है कि इसने मुझे सबके आगे इंसल्ट किया था, तो मैंने एक डेविल को कॉल कर रहा था जो मेरे लिए भोग ले रहा था, मतलब अल्कोहल और मीट जो वो लेके जा रहा था, कह रहा था मुझे चॉपिंग प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली वो भोग दे रहा था उसको काफ़ी दिन से, जो हमिंग साउंड आ रही थी उसके रूम से, तो वो इसलिए आ रही थी कि वो डेविल का कुछ कॉलिंग कर रहा था। और उस दिन जब वो शर्ट लेके गया, शर्ट चोरी हुई थी, तो दैट वाज द थिंग। आप कहते हैं किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना होता है, बाल कुछ भी चीज़ें उसकी चाहिए होती है, तो शर्ट से वो जो अनकॉन्शियस होके आ रहा था वो इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसने डेविल ने उसको कॉल किया था। अब पीछे से जो लोग होते हैं, शिप के ऑफिसर्स होते हैं, वो सब आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब उसके बाद इंक्वायरी कमेटी होती है, कमेटी बैठती है, उससे सब कुछ सच पूछा जाता है कि उसने क्यों किया, किस लिए किया। तो वो सब चीज़ें बताता है। कैंडल्स जो मैंने ली थी वो स्टोर में से ली थी और इसलिए ली थी क्योंकि मेरे को वो परफॉर्म करने के लिए रिचुअल कैंडल चाहिए थी। और मीट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं डेविल को कॉल कर रहा था, डेविल को कॉल करने के लिए मुझे उसको एक वचन में बांधना था जिस तरह से वो मेरे लिए काम करेगा। तो बेसिकली वो क्या चाह रहा था, वहाँ पे दिमित्री को हार्म पहुँचाना चाह रहा था ब्लैक मैजिक के थ्रू। बट ये तो भाई अच्छा हुआ कि बाकी सब पहुंच गए। बाकी सब पहुंच गए। और जिस कंट्री में वो वहाँ पे थे उस कंट्री में इलीगल एक एक्ट होता है ब्लैक मैजिक के लिए, यू कैन नॉट डू द परफॉर्म, क्योंकि जुरिडिक्शन उस कंट्री की लग रही है। तो वहाँ से उसको जुरिडिक्शन से वहाँ से वापस घर भेज दिया जाता है। और दिमित्री की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि उसको वहीं से उसका भी साइन ऑफ होता है और वो हॉस्पिटल में एक एडमिट होता है, ट्रीटमेंट चलता है। और लेकिन रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल है। बाद में कोई पोजीशन जो करते हैं, प्रीस्ट पोजीशन निकालते हैं, तो वो पोजीशन से उसको ठीक करते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह सब टोटली नॉर्मल थी। तो उस पर एक तरीके से एक्टिव होने वाला था सेटन, होने वाला वो उसको भोग देना चाहता था उसके लिए, या फिर उसकी पोजेस करना चाहता था, क्योंकि वो जो डेली हमिंग की साउंड आ रही थी वो उसी की थी। वो डेविल को कॉल कर रहा था। वो आइसोलेटेड इसलिए रहने लग गया था क्योंकि उसको वहाँ पे जाके वो रिचुअल परफॉर्म करना है। और उस दिन वो शर्ट जो लेके गया वहाँ पे, उसी दिन उसने पहले उसको अल्कोहल का भोग दिया, स्टेंसिल से 6 नंबर लिख के, आप गूगल करके देखना है, 666 इट इज़ अ साइन ऑफ डेविल। तो डेविल के कॉलिंग की एक पेंटाग्राम बनाया, उसके ऊपर कैंडल लगाई जो झूठ बोला गया था, उसका भोग रखा, अल्कोहल रखा। और बाद में जब उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया था 19-20 दिन, उसने फिर आके वहाँ पे शर्ट रखी। तो इसलिए जो दिमित्री था वो अनकॉन्शियस सा और इस तरह से आ रहा था वहाँ पे चलता हुआ। और इसीलिए जब ये चीज़ देबाशीष ने देखी वो समझ गया था, क्योंकि वो बहुत शुरू से ही ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को। इसके रूम में ये ड्रिंक नहीं करता है, लैम्प कह रहा है कटिंग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो वो फटाफट भाग के वहाँ पे जाके अथॉरिटीज़ को बताता है और वो उसको कंधे से पकड़ के लेके वहाँ से बाहर निकालते हैं। और दिमित्री एट दी एंड वहाँ पे फिर सेव हुआ। रिपोर्ट सब जो थी, मेडिकल जो ट्रीटमेंट हुआ उससे नहीं, प्रीस्ट से। ओके, क्योंकि ही वॉज पोजेस्ड विद दैट स्पिरिट और वट एवर वी से।